चलिए शुरू कर रहे हैं ना। तो ठोस किसे कहेंगे? जिसके आकार निश्चित रहेंगे। द्रव किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित नहीं होगा। गैस किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का द्रव्य, ठोस का जो वॉल्यूम होता है जिसे हम आयतन बोलते हैं, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव में भी आयतन निश्चित होता है पर गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। तो आपने दो चीजें समझ लिया कि ठोस किसे कहेंगे? जिसके अणु पास पास होंगे। द्रव किसे कहेंगे? जिसके अणु थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे। और गैस किसे कहेंगे? जिसके अणु बहुत दूर होंगे। क्या होंगे? बहुत दूर होंगे, उसे हम गैस कहेंगे। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है पर गैस का नहीं होता है। अब ठोस का उदाहरण क्या क्या होगा? जैसे लकड़ी, मोबाइल, कार्डबोर्ड, ये सब क्या है? ठोस के। लिक्विड के किसका उदाहरण है? पानी है, क्या होता है ये? जूस, जूस वगैरह होता है, तो द्रव है ना। तेल, ऑयल, ये सब क्या है? द्रव है। तो ठोस द्रव समझ में आ गया। ठोस किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित है। द्रव गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब दिखता है क्या? नहीं दिखता। अब तीसरी बात, जो ठोस होता है उसमें क्या क्या गति होती है? गति, इसमें तीन प्रकार की गतियां होती है। तो कुल मिलाकर तीन प्रकार की गतियां होती है। इसमें केवल होता है काल्पनिक गति। कौन सी गति होता है? काल्पनिक गति। कौन सी गति होता है इसमें? काल्पनिक गति। जबकि द्रव में जो होता है इसमें क्या होता है? काल्पनिक गति भी होता है, इसमें घूर्णन गति होता है और इसमें स्थानांतरित गति होता है। स्थानांतरित गति, तीनों गतियां इसमें भी होती है। अभी क्या गति है यार, समझ भी नहीं आया। तीनों गतियां क्या क्या होती हैं? तो पहली गति कौन सी हुई? काल्पनिक। काल्पनिक कैसे होगा? देखो, एक बस का कल्पना करो जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। एक बस का कल्पना करो जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब उस बस को आप देखोगे कितने लोग हैं, पूरा भीड़ है। आपकी जगह आप बताओ, अगर बहुत ज्यादा भीड़ होगा तो क्या आप ऐसा घूम सकते हो? कैसा रहोगे? ऐसा पकड़े रहोगे? ऐसे होते रहते हैं ना। तो देखो, अपने मिडिल पोजीशन से आप इस तरफ गए, जैसे आपको वो चल रहा है देखो, वैसे ही ये ऐसे ऐसे होते रहते हैं ना, ऐसा ऐसा। इस गति को क्या बोलते हैं? काल्पनिक गति। तो याद रखना, काल्पनिक गति के कारण ही ठोस में उष्मा एवं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बोलते हैं धारा, तो उष्मा एवं धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इसमें काल्पनिक गति का, ठोस में। जबकि द्रव जो होता है इसमें तीनों गतियां होती है, क्योंकि जगह खाली रहता है, ठोस के अणु दूर दूर रहते हैं, इससे क्या कर सकते हो? घूम भी सकते हैं और एक दूसरे से जाके ऐसा छू सकते हैं ऐसा। इस गति क्या बोलते हैं? स्थानांतरित गति। कौन सी गति बोलते हैं इसको? और एक होता है आपका घूर्णन, स्थानांतरित, काल्पनिक, तीनों गति करता है और ये भी तीनों गति करते हैं, याद रखेंगे। इनमें उष्मा का जो संचरण होता है वो इसी माध्यम से होता है, तीनों माध्यम से हो सकता है, पर इसमें केवल कौन से माध्यम से हो जाएगा? काल्पनिक गति से। ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए होगे। अब ये है आपका ठोस, द्रव और गैस। ठोस के आकार निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है और काल्पनिक गति करता है। द्रव जो होता है वो, द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, ये आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और इसमें तीन गतियां होती है, काल्पनिक गति, घूर्णन गति और घूर्णन में समझ गया ना, ये घूमना मतलब घूर्णन, ये हो गया कंपनी। और जो आगे बढ़ोगे हो जाएगा कौन सा? बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तीन गतियों के बारे में, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो तब अगली बातों को अच्छे से करते हैं। ठीक है, तीनों गतियां समझ में आ गया। अब ये है आपको ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की तीन अवस्थाएं। क्या ठोस द्रव में चेंज हो सकता है? हो सकता है। बर्फ द्रव में चेंज नहीं होता है। बर्फ, लोहा को देखो, लोहा गलता है तो क्या होता है? द्रव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लोहा को अगर आप गलाओगे द्रव नहीं बनेगा। तो उस बिंदु को जिसमें ठोस द्रव में चेंज होगा, परिवर्तित होगा, उसे हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? गलनांक। क्या बोलते हैं उसको? गलनांक। गलनांक वह बिंदु होगा जिसमें ठोस किसमें चेंज जाएगा? द्रव में। ठीक है, द्रव में गैस चेंज होते देखा हो? कहाँ? पानी को उबालोगे तो पूरा निकल जाएगा भाप। तो द्रव जिस टेम्परेचर में द्रव गैस में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं वाष्पन बिंदु, या बोलते हैं क्वाथनांक। क्या बोलते हैं? क्वाथनांक।
ठोस द्रव में चेंज होता है, ऐसा हम बोलते हैं गलनांक, और द्रव जो गैस में चेंज होता है, ऐसा हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है। और क्या आपने कभी गैस को सीधा, सॉरी, ठोस को सीधा गैस में चेंज होते देखा है? सीधा ठोस से द्रव गैस में चेंज होते देखा है किसी को? कपूर जी को देखिए ना, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऊर्ध्वपातन। याद रखना ये वर्ड को। जहाँ ठोस सीधा गैस में, ऐसा होता है, कपूर जी को बाहर में रखो, उड़ने लगता है फिनॉक्सेलिन, डामर गोली, उसको अगर आप बाहर में रखोगे वो भी उड़ने लगेगा। क्या आपने ठोस को सीधा गैस में चेंज होते देखे हो? जी हाँ। तो याद रखना, ठोस से जो गैस में होता है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ऊर्ध्वपातन। ठोस जो द्रव में चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या बिंदु? द्रव जो गैस में चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। कौन सा बिंदु? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो याद रखना, जो बर्फ होता है, बर्फ, क्या बर्फ को अपने पानी में चेंज होते देखे हो? होता है। पानी को आप गैस में चेंज होते देखे हो? तो जो बर्फ होता है, जो पानी में चेंज होता है, अर्थात बर्फ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा बर्फ, तो आपका जो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, बर्फ में परिवर्तित हो गया। जब उससे आप बाहर निकालोगे तो क्या चेंज जाता है? वो पानी में होता है। बर्फ पानी में चेंज होता है। पानी को जब हम कितने 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो कितने क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। तो याद रखना इसका हिमांक बिंदु होता है पानी का 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। याद हो जाएगा? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। याद हो जाएगा ये भी? क्या आपने देखा है ना, ठोस को गैस में चेंज होते हैं, कपूर जी को, जिसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। मैं कभी पूछूंगा बताना, इसे बोलेंगे गलनांक, इसे हम बोलेंगे क्वथनांक। जब तो जो द्रव जो है गैस में चेंज हो उसे क्वथनांक बोलेंगे, और ठोस द्रव में चेंज होगा उसे हम गलनांक बोलेंगे। ठीक है। क्या कभी द्रव को आपने ठोस में चेंज होते देखा है? पानी को आप बर्फ बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बनता है। द्रव को ठोस होते में चेंज होते देखे हो? उसे हम क्या बोलेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए। याद हो गया अब ये सब? जी। पदार्थ समझ में आ गया पूरा? अब पदार्थ से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं सब बन जाएगा। तो एक बार मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है। रसायन के जन्मदाता कौन है? लेवोजियर। बोलो। लेवोजियर। लेवोजियर। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका आयतन होता है, जिसका एक आयतन होता है और वो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक बार रिविजन करो, उसके बाद बताऊँ। चलो रिवाइज करो, सबको पूछो क्वेश्चन। लिख नहीं है अभी तक इन सबको? बेवकूफ क्या है, ऊपर का हमारा खाली है क्या? कब भागवत सुना था? हैं? भागवत सुना था? हैं? तुम्हार कोई भाषा कहाँ है? सब लोग अच्छे से लिखो। पदार्थ क्या है? जल्दी से बोलो। पदार्थ जो पढ़ेगा तुम लोगों को बहुत जोर से। कहाँ है दिमाग? कहाँ चला है? हमारू पदार्थ लिखो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पूरा बुक में दिया है, आप भी देखिए। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है कि नहीं? जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता बट आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ओके बेटा, सब समझ गए?
कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, किसी को प्रॉब्लम? ठोस का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित, तो ठोस का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। समझ गए बेटा? द्रव में, ठोस में कौन सी गति होती है? कांपनिक गति। कौन सी गति? जबकि द्रव में कौन सी गति होती है? कांपनिक गति, घूर्णन गति और स्थानांतरित गति। लिखो तो लिख बे। ठोस में कौन सी गति होती है? कांपनिक गति, जबकि द्रव में कौन सा होता है? कांपनिक, घूर्णन और स्थानांतरित। और गैस में भी तीनों गतियां होती है। ठीक है भाई? जो ठोस होता है, जो द्रव में चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक, ये गलनांक। और द्रव गैस में चेंज होने से क्या बोलते हैं? क्वथनांक। जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जितना उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ में चेंज होने लगेगा। ठीक बच्चों? क्लियर? क्लियर? अब आगे बढ़े। अब आते हैं रसायन में अगला जो तत्व आता, अगला जो बात आता है, इसे बोलते हैं तत्व। क्या होता है? तत्व की परिभाषा लिखो। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था को हम तत्व कहते हैं। किसी भी पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था को हम तत्व कहते हैं। लिख भाई जी। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। को हम तत्व कहते हैं। ठीक बच्चों? पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था क्या बोलते हैं जी? तत्व कहते हैं। ठीक है? अब देखिए तत्व क्या होता है। तो हमारा जो आवर्त सारणी है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं जी? 118 तत्व। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 118 तत्व होते हैं। कौन कौन से 118 तत्व, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। कितने तत्व होते हैं? 118। तो पदार्थ क्या होता है? सबसे शुद्धतम अवस्था को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो अब कुल मिला के हमारे रसायन में कुल मिला कितने तत्व हैं? 118 तत्व है। अब ये 118 तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। या तो ये धातु होंगे, या तो ये अधातु होंगे, और या तो ये उपधातु होंगे। क्या होंगे? ठीक है? धातु किसे कहेंगे? धातु किसे कहेंगे? वो सारे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो है धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो होगा अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? उपधातु। समझ गए? धातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अधातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और उपधातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, इसे हम कहते हैं उपधातु। ठीक है? तो हमारे जो तत्व है, इस तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अरे तत्व जो है 3 प्रकार से व्यवहार भी करते हैं। क्या करते हैं? ये तत्व जो है वो 3 प्रकार से व्यवहार भी कर सकते हैं। या तो ये सुचालक होंगे, या तो ये कुचालक होंगे, और या तो ये अर्धचालक होंगे। क्या होंगे? अर्धचालक। ठीक जी? या क्या होंगे? चालक, सुचालक होंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन माइनस ही होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज होता है, उसमें बताएंगे ना अभी। या तो क्या होंगे? सुचालक होंगे, या तो कुचालक होंगे, या तो क्या होंगे? अर्धचालक होंगे। ठीक है? सुचालक किसे बोलेंगे? जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें। तो जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वहां ऊष्मा ऊष्मा एवं विद्युत क्या हो सकती है? प्रवाहित हो सकती है। इसका मतलब आप देखोगे, अगर लोहा है, लोहा, उससे आप यहाँ पे इसमें अंदर में डालो तो आपको करंट लगेगा। लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा?
लेकिन प्लास्टिक का पेन डालोगे तो लगेगा क्या? नहीं लग, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उष्मा और विद्युत का वो कुचालक है। तो समझ गए ना, जितने भी अधातु होते हैं वो सब क्या होते हैं? उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि उपधातु जो होते हैं वो उष्मा विद्युत के अर्धचालक, मतलब चालक भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। इसको अगर ताप दिया जाए तो चालक बन जाते हैं और सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सुचालक किसे बोलेंगे? जिसमें उष्मा और विद्युत जो दोनों क्या हो सके? प्रवाहित हो सके। कुचालक किसे बोलेंगे? जिसमें उष्मा विद्युत प्रवाहित नहीं होता। लकड़ी में होता है क्या? लकड़ी में आप आग में डाल दो, फिर बाद में जाकर लकड़ी को छू के देखना क्या हुआ, आपको गर्म लगेगा क्या? लगेगा? कैसे होगा? पकड़ता, अरे आँच की बात नहीं कर रहा हूँ, आँच में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा डालो लकड़ी को, फिर बाहर निकालो, फिर वो गर्म लगता है क्या? वो उसी में खाना बनाओ, करछुल को डाल दो और जाके करछुल को टच करके देखना, गर्म लगेगा। मतलब क्या हो? सुचालक है। और लकड़ी क्या है? कुचालक है। क्यों कुचालक है? क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो उसमें उष्मा विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। उसमें से ही लकड़ी से क्या, हम लकड़ी में अगर वायर को डाल देते क्या उसमें करंट मिलेगा क्या? वहीं पे अगर हम क्या करें, लोहे में डाल दे तो करंट लग जाएगा। समझ गया ना? क्लियर? समझ गए? वाह, आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया। अब देखो अर्धचालक क्या होगा, इसको हमको ठीक देते ही ये काम कर लेगा। ठीक है, याद रखना जितने भी धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, और जितने भी उपधातु होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगली बात पढ़े, अगली बात पढ़ते हैं क्या है। और तत्व, तत्व के बाद आता है आपका यौगिक। क्या होता है? तत्व के बाद आता है आपका यौगिक। यौगिक क्या होता है? लिखो परिभाषा, दो या दो से अधिक, इसको लिखा है पूरा, लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जितने भी धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, और जितने भी उपधातु होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन आता है, ये आपका सब में आता है। ठीक है सर, ठीक, इसको अच्छे से दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बना पदार्थ, तत्वों के निश्चित अनुपात से, के निश्चित अनुपात से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखो दो या दो से अधिक तत्व। अब यहाँ पे तत्व जैसे आपका दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर, जिंक, ट्रिटियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, इसके बाद लैंथेनम, हैफनियम, टिंटेनियम, टंगस्टन, ऑस्मियम, रेडियम, रेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये है आपके एलिमेंट। तो यही जो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों के निश्चित अनुपात से, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर, जल है, यही पता है आपको? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जब एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? NH3, जिसे हम क्या बोलेंगे? अमोनिया। क्या बोलेंगे हम लोग? अमोनिया। ठीक है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं सर? तो देखो ये निश्चित अनुपात है कि नहीं है? जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा, अनुपात किसको बोलते हैं पता है? दो अनुपात, इसमें दो है ना हाइड्रोजन, इसमें दो, इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक। इसमें कितने नाइट्रोजन है? एक। कितने हाइड्रोजन है? तीन। एक अनुपात तीन। इसमें कितने कार्बन है? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। एक अनुपात दो। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से क्या बनता है? यौगिक। अब देखो, जरूरी नहीं है कि तत्व का गुण यौगिक में भी हो। मैं ध्यान से समझना ना, जरूरी नहीं है कि तत्व का गुण यौगिक में हो। जैसे कि यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन ज्वलनशील हो पदार्थ है, हाइड्रोजन जलता है, जबकि ऑक्सीजन के बिना कुछ भी चीज जल नहीं सकता है। वरना आप क्या है, किसी भी मोमबत्ती को जलाओ, ऊपर में कटोरी रख दो, बुझ जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए कुआं में नीचे उतरते समय क्या करते हैं हम लोग, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं। अगर मोमबत्ती बुझ गया, इसका मतलब नीचे में ऑक्सीजन नहीं है, नीचे जाओगे निपट जाओगे। भाई कई क्या करते हैं, ये जो कुआं होता है उसे बंद करके रख देते हैं, उसके बाद उसको सफाई करने के लिए, जैसे उसको खोलते उसको सफाई करने के लिए नीचे नीचे जाते साथ एक निपटेगा, फिर दूसरा बचाने जाएगा, दूसरा निपटेगा, तीसरा बचाने जाएगा, तीसरा निपटेगा। सुने हो ऐसी कहानी पेपर में? 10 लोग 12 लोग खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? क्योंकि नीचे में मीथेन था, ऑक्सीजन नहीं था, मीथेन था। क्यों मीथेन था? क्योंकि बैग था, और जहाँ बंद रहता है वहाँ गैस बन जाता है, विषैला गैस होता है मीथेन। शरीर में प्रवेश करा, आदमी मर गया। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? बोले ये चाह रहा हूँ मैं कि कभी भी आपको ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल नहीं सकता, तो अच्छा है इसका नीचे ले जाने का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जल जलती हुई चीज को बुझा देता है कि नहीं? हाइड्रोजन जलता है, उसको अगर आप जलाओ तो बप 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 की आवाज सुनेगी। क्या सुनेंगे? बप 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 की आवाज। ऑक्सीजन क्या होगा, जलाएगा, जलाया रे बट वाटर बुझाया रे, है कि नहीं? पानी बुझा देता है ना, तो समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं है कि सत्व का गुण यौगिक में भी हो। ठीक है, समझे बेटू? आगे से हम आगे बने, फिर आते हैं मिश्रण। इसी बात करते हैं हम लोग अब मिश्रण। मिश्रण क्या होगा, वही दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात। इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित अनुपात होता है मिश्रण का। अब मिश्रण का उदाहरण है वायु, वायु इसका उदाहरण है। मिश्रण दो प्रकार का होगा, समांगी, ये पूछा जाता है कि समांगी कौन सा मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण कौन सा है। अब बताओ समांगी मिश्रण का उदाहरण, जैसे कि पानी है, पानी क्या है, पानी। इस पानी में यदि हम क्या कर दे, इस पानी में यदि हम क्या मिला दे, शक्कर, और शक्कर को ऐसा घोलते जाओ, घुल जाएगा। तो कौन सा मिश्रण हुआ वो, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। क्या रेत को आप पानी में डालोगे क्या मिश्रण हो जाएगा क्या? तो कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण। समझ में आ गया? समांगी मिश्रण कैसे हुआ, यदि हम किसी भी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिलाए और घुल जाए पूरी तरह से, समांगी। इसमें दो होता है, जो कम मात्रा में होता है इसे हम बोलते हैं विलेय। ठीक है, जो कम मात्रा उससे क्या बोलते हैं, विलेय। जो ज्यादा मात्रा में होता है इसे हम क्या बोलते हैं, विलायक। और इनसे दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है, विलयन। विलेय और विलायक। तो अब यहाँ पे क्या देखा, हम ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका एक ग्लास, इस ग्लास में है पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक। शक्कर क्या हो जाएगा, विलेय। इन दोनों को मिश्रण करने से क्या बनेगा, शक्कर का विलयन। उसमें नींबू डाल के तो बन जाएगा शिकंजी, मतलब शरबत, तार पी ले वो, है ना? तो समझ गया ना? विलेय किसे बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी। विलायक किसको बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। और विलयन कौन होगा, विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। समझ गए बाबू? तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, जब विलेय विलायक में अच्छी तरह से घुल जाए, जैसे शक्कर और पानी, नमक और पानी मिलेगा। ठीक है, विषमांगी किसे बोलेंगे, जो नहीं मिलता है, जैसे रेत और पानी मिलेगा क्या, मिट्टी और पानी, कंकड़ और पानी मिलेगा क्या, तेल और पानी। ठीक है, तो ये बताओ, थम्सअप पीते हो, थम्सअप, थम्सअप में विलेय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। सीओ को पानी में आप डालते हो, इसी को वाटर गैस बोलते हैं, तब जाके बनता है सोडा। कौन सा सोडा, थम्सअप वाला। तो पानी क्या होगा, विलायक, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, विलेय। तो किसका उदाहरण है, गैस और पानी का। ठीक है,
कपूर जो होता है वो गैस और ठोस का विलयन होता है। आप ये बताओ भाई, कभी आप दो ठोस को आपस में मिलाते देखे हो? एग्जाम्पल देखे हो उसका? कांसा देखे हो? कांसा, कांसा का बर्तन नहीं सुने? कांसा का बर्तन नहीं सुने क्या? कांसा किन का मिश्रण होता है? जिंक और तांबे का। दो दो धातु का मिश्रण है ना वो, जिसे हम बोलते हैं, दो धातु का जो मिश्रण बनता है उससे बोलते हैं मिश्र धातु। कौन सी धातु? वैसे ही देखो यहाँ समझ में आया। समांगी क्या होगा? जब विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाए। शक्कर पानी। तो समांगी किसे कहेंगे? जब विलय विलायक में नहीं घुलता। विलय क्या है? रेत। विलायक है पानी। घुलेगा क्या? नहीं। अब जो विलयन होता है, ये जो विलयन है ये तीन टाइप का होता है। या तो ये होगा संतृप्त, ठीक है, या तो ये होगा असंतृप्त, और एक होगा अति संतृप्त। अब ये क्या बोल दिए सर? अब ये क्या नया शब्द बता दिए? विलयन तीन टाइप का होता है। एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। अब ये क्या नया बात है सर? नया बात कुछ नहीं है। क्या आपने नमक को पानी में कभी घोला है? घोला है? कम मात्रा में। आज एग्जाम्पल करके देखें, क्योंकि नमक का रेट कम है, शक्कर का रेट ज्यादा, इसलिए नहीं बोलूंगा। नमक को आप पानी में घोलना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी में आप घोलना, ठीक है, घोलना, एक चम्मच घोलना, घुल जाएगा। फिर एक और चम्मच डालना, फिर घुलेगा। फिर एक चम्मच डालना, फिर घुलेगा। फिर आप देखना थोड़ा सा भी अगर उसमें चम्मच डालोगे, चम्मच में आपका नमक डालोगे, वो घुलना बंद हो जाता है, घुलना बंद कर देता है। मतलब विलायक की विलयन शक्ति कम हो गई है भाई, जितना वो घोल सकता है उतना घोल लिया, अब वो घुलेगा क्या? नहीं। तो वो पॉइंट जिसमें अब विलायक विलय को नहीं घोल रहा है, मतलब एकदम एक कण भी आप डाल रहे हो वो घुलना बंद हो जाए, वो होगा उसका संतृप्त अवस्था। कौन सा अवस्था? असंतृप्त मतलब एक चम्मच डाले हो, अभी इसमें और घुल सकता है, मतलब एक ही चम्मच डाले तो दूसरा, अब दूसरा भी घुल सकता है उसमें, तीसरा भी घुल सकता है। तो वो जैसे एक चम्मच आप नमक डाले कभी और उसमें डाला जा सकता है, ये कौन सा अवस्था है? असंतृप्त। अति संतृप्त कब होगा? तो उसमें बहुत ज्यादा डाल दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? पानी है, उसमें आपने शक्कर डाला, एक समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन उसी को गर्म कर दो तो चाशनी बनेगा। चाशनी कितना सारा शक्कर घुल जाता है, और जैसे उसको ठंडा करते हैं उसके बाद क्या हो जाता है? ऊपर ऊपर भी शक्कर शक्कर जैसे दिखने लगता है। तो वही होता है कौन सा व्यवस्था? अवस्था अति संतृप्त। प्रसिद्ध अति संतृप्त का उदाहरण है चाशनी जी। इसको लिखो पूरा। हाँ जी, ये संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त याद हो जाएगा। कोई परेशानी? मजा आ रहा है पढ़ने में? सुने हो सब बारे में? बहुत अच्छी बात है, दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। अगला पढ़ें आप। अगली बात आप करते हैं इसमें, ये देखो इतना सारी चीज बता दिया हूँ। कुछ सुचालक कौन होंगे? सुचालक, जितने भी धातु होंगे सुचालक होंगे, जितने भी अधातु होंगे सुचालक होंगे, जितने भी उपधातु होंगे वो अर्धचालक होंगे, है ना? समझ रहे हो? अब अगली बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझ। हाँ ठीक है, अब अगली बार बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रसायन की दृष्टि से। ये है आपका आवर्त सारणी। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सबसे महत्वपूर्ण है, आवर्त सारणी सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। इसके बाद संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त, यह है आपका पीरियोडिक टेबल, या इसे हम बोलते हैं कौन सी सारणी? कौन सी सारणी? चलिए सुनने शुरू करते हैं। ये जो हमारी आवर्त सारणी है, इसमें देखो हमने कितने कलरों में से डिवाइड किया, दिख रहा है? अलग अलग कलर क्यों क्या हूँ बताऊंगा। अब देखो ये जो आपकी आवर्त सारणी, इससे संबंधित प्रश्न पता है रेलवे तक में पूछे जाते हैं। पेपर में जाओगे, रेलवे में किसी को मन है रेलवे में पढ़ने का, रेलवे में नौकरी करने का? नहीं है मन है? नहीं है? रेलवे कितना है पता है पेमेंट?
हैं 1,50,000। कुछ नहीं, ट्रेन चलाना है। अरे सोचो मेहनत करवे तिनका पैसा करे जाते पता है। सोचो मेहनत कर जाते, पूरी कबाड़ी के काम करे जाते हैं 380,000 पेमेंट से। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा है, रेलवे में बहुत पैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये है आपका पीरियोडिक टेबल। देखो अभी पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, मैंने आपको याद कराया था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, सिलिक एसिड। इसके बाद इसको याद किया था मैं आपको, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ट्रिटियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, लेंथेनम, एप्रियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो ये आपके कौन से तत्व, इसमें इतना ही आपको याद करना है, इसके नीचे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा नहीं जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। अब देखते हैं इसमें किसको क्या बोला जाता है। तो आपको दिख रहा है ये आपका गुलाबी कलर में जो दिख रहा है, इस गुलाबी कलर में जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। कौन सी मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो कितनी क्षारीय मृदा धातु है, एक दो, सॉरी ये क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु ये कौन सा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं लेंगे ना, ये है क्षारीय धातु। इस सेकंड लाइन को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, कितने क्षारीय मृदा धातु, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग इस तरफ, ये इस लाइन को, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्ट्राटाइन, इसको हम बोलते हैं हैलाइड समूह। क्या बनाते हैं, क्योंकि ये हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये नमक। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्ट्राटाइन मिलकर क्या बनाते हैं, नमक। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैलाइड समूह। इसके बाद जो लास्ट होता है इसे हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कौन सा गैस, उत्कृष्ट गैस, कौन सा गैस, उत्कृष्ट गैस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन जो होता है ये अधिक स्थायी होते हैं और इसे हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। इसे हम बोलते हैं हैलोजन समूह। क्या समूह, हैलोजन। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसे बोलते हैं हम लोग सिक्का धातु। इसको इसको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। कौन सी धातु, सिक्का, ठीक है। इसके बाद जो प्रथम दो होते हैं इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक्टिनियम श्रेणी और लेंथेनम श्रेणी। अब क्या प्रश्न आता है कि सर इससे प्रश्न क्या आएंगे, इससे क्या क्या हमको समझ में आएगा, इसको समझाना है आपको बहुत अच्छे से। इसको पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से समझो बेटा। इधर आप क्या देख रहे हो, ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पिछले बार के रेलवे पेपर में भी और आप लोगों के 10th के पेपर में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये पहला तत्व के बारे में पहले आवर्त के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुल मिला के इसे हम 18 स्तंभ और 7 आवर्त में विभाजित किए। स्तंभ किसको बोलते हैं, इसको देखो 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने स्तंभ में विभाजित किए हैं आवर्त सारणी को, पूछा जाता है 18 स्तंभ में। किसमें क्या क्या है, 18 स्तंभ। कितने स्तंभ भाई, 18 स्तंभ में विभाजित किया गया है ये है। और कितने आवर्तों में विभाजित किया गया है, तो 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 आवर्त में विभाजित किया गया। कितने आवर्त में, 7 आवर्त। कितने स्तंभ में विभाजित किया गया, 18। और कितने आवर्त में विभाजित किया गया, 7। 7 आवर्त कैसे होते हैं, आवर्त कैसे नापते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। और कितने स्तंभ में विभाजित किया गया, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
अब देखते हैं, देखिए पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 1 और 2। कितने तत्व हैं, 2। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने तत्व हैं, 8। तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 8। चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, 18। 1 2 2 और 10 12 और 12 और 6 18। और चौथे आवर्त में भी, पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18। ये क्वेश्चन आया हुआ है। छठे आवर्त में कितने तत्व है, 32। और सातवें में कितना है, 32। मैंने आपको याद किया था, 2 8 8 18 18 32 32। 2 8 8 18 18 32 32। तो आपसे पूछेगा आपकी पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18। पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, याद हो जाएगा, बना लोगे। तीसरे आवर्त में कितने तत्व, 8। दूसरे आवर्त में कितने तत्व, 8। चौथे आवर्त में कितने तत्व, यही है आपका मैजिकल नंबर। क्या नंबर है, मैजिकल नंबर। ठीक है, मैजिकल नंबर क्या है, देखो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। लिथियम कितना होगा, 3। 3 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। सोडियम कितना होगा, 11। 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19। 19 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 37। 37 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55। और 55 में 32 जोड़ेंगे तो 50। मतलब अगर आपको ऊपर का नंबर याद है तो नीचे का नंबर आसानी से बना सकते हो। किस सूत्र से, 2 8 8 18 18 32 32 से। किससे, सबसे नहीं बनेगा, बताते जाऊंगा ना। पहले का इसी से बन जाएगा, ठीक है, पहले का इसी से बन जाएगा। बाकी इसके बाद इसका और इनका पूरा बोलूंगा, इसका और इनका, ये अलग होगा। इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसमें 2 को हटाना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। किसके लिए, हीलियम के लिए। तो लिखे हीलियम। नोबेल गैस कौन कौन सा होगा, नोबेल गैस में क्या क्या आएगा भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनका आपको निकालना है। हीलियम में कितना होता है, 2। 2 में 8 जोड़े कितना आएगा, 10 में 8 जोड़े कितना आएगा, 18 में 18 जोड़े तो 36 में 18 जोड़े तो 54। 54 में 32 जोड़े तो 60। निकल जाएगा ना आसानी से। 2 8 8 18 18 32 32। फिर आएगा जो लास्ट से, लास्ट के लिए कैसे करेंगे, 2 को हटा देंगे, इसको भी याद हो जाएगा। इसके लिए क्या कर देंगे, 2 को हटा देंगे, फिर 8 से जोड़ना शुरू करेंगे। अब इसके लिए याद रखना, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए के बाद ये सब का वैसे ही होगा, इधर उधर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके बाद थर्ड तत्व का बोलते हैं, समझ में आया कैसे निकला। 2 8 8 18 18 32 32। फिर 2 को हटा देंगे, 8 8 18 18 32 32, बस जोड़ते जाना है। इसमें आते हैं अब, इसमें आएंगे क्या आ जाएगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम का क्या लाइन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है, डायरेक्ट, कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो कैसे बनाएंगे, कैसे, पेपर में बहुत आता है, कॉम्पिटेटिव पेपर, मतलब आपका 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो कैसे बनाओगे, मान लेते हैं स्ट्रोंशियम का पूछा, कैसे बनाओगे, याद करोगे, रट तो सकते नहीं। बस हमको ये पता होना चाहिए बेरिलियम का 4 होता है। 4 में जब 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12। 12 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 20। 20 में 18 को ऐड करेंगे तो 28। क्यों 18 मैंने ऐड किया, 8 8 18। अब फिर क्या होगा, 18 कितना हो जाएगा इसका, 56। अब 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 88। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। 2 8 8 18 18 32 32 पहले में लागूगा, फिर सेकेंड से क्या हो जाएगा, 8 8 18 18 32 32। क्लियर, क्लियर, नो, तय कहाँ समझ गए, तो दिमाग ही नहीं है उसका भी है। 7वीं क्लास से शुरू हो जाते याद कराना, 8वीं पहुंच गया है, और स्कूल है, स्कूल है, अच्छा वहाँ तो स्कूल है वहाँ। इसका देखो बेटा कहाँ कहाँ लागू होगा, ये 8 8 वाला इसमें लागू होगा,
यहाँ से 8, 18, 32, 32 लागू होगा ना। वही बात है कि सब लोग इसको गलत गलत बताते हैं, मैं सही तरीके से बताऊंगा। इसमें ये कहाँ शुरू होगा 2 से, ये कहाँ शुरू होगा 8 से, ये भी कहाँ शुरू होगा 8 से, ये जो शुरू होगा ये भी 8 से शुरू होगा, ये भी 8 से। पर इसमें क्या होगा, एक 8 कट जाएगा, इसके बाद यह जाएगा, इसका नियम क्या बनेगा 8, 18, 18, 32, 32 ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरान का कितना होता है 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 33, हाँ 13, 13 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 31, 31 आएगा, 31 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, हाँ जी सही बोले 49 है, और 49 में 32 जोड़ कितना है 81, ठीक है। तो यहाँ से पांचों के लिए क्या लागू हो जाएगा 8 से, 8, 18, 32, ठीक, बस इसको नंबर याद करो, पूरा नंबर याद हो जाएगा, है ना, समझ में आया। वीडियो डलेगा, मैं भेज दूंगा, आप लोग बिल्कुल देख लेना, ठीक है, बन जाएगा आवर्त सारणी। और देखो आवर्त सारणी में मैंने बोला था ये जो तत्व है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा है नहीं, देखो कलर, इसमें नीला कलर दिख रहा है, देखो दिख रहा है नीला कलर, ये पीला कलर दिख रहा है, ये आपका ये सब कलर दिख रहा है, ये कलर भी दिख रहा है, ये होते हैं धातु, इतने सारे धातु हैं, ये क्या है अधातु, ये देखिए पूरा, ये पूरा ना, ये दिख रहा है पूरा, ये हरा कलर पूरा दिख रहा है, ये और ये और ये और ये क्या होता है धातु, ये अधातु, और ये जो पूरा पीला कलर बीच में जो दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं उपधातु, क्या बोलते हैं हम लोग, धातु किसे बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु किसे बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उपधातु किसे बोलेंगे जो दोनों कर सकता है। समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। और धातु और धातु की समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़े, कोई परेशानी किसी को बताइए, किसी बच्चे को परेशानी हो तो हाँ ठीक है बताइए। अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ इस बार। पदार्थ किसे कहेंगे, पदार्थ किसे कहेंगे, बस इसे से निकलते हैं ना, जिस जो द्रव्यमान हो, जिस जो आयतन घेरता है वो पदार्थ है। क्या विद्युत एक पदार्थ है, नहीं, विद्युत एक ऊर्जा है, ना कि पदार्थ। क्या प्रकाश एक ऊर्जा है, तो क्या वो पदार्थ है क्या प्रकाश, प्रकाश पदार्थ है नहीं। तो पदार्थ की एक और परिभाषा जिसे हम छू भी सकते हैं, छू देख सकते हैं, देख सकते हैं, वो पदार्थ, पदार्थ रे जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो पदार्थ है ना भाई, इसको हम छू सकते हैं, ये पदार्थ है, हम छू ही नहीं सकते, वो पदार्थ होगा क्या। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, लकड़ी क्या होगा, दारू क्या होगा, अल्कोहल, द्रव। याद रखना कभी भी जो अल्कोहल होगा वो सबसे खराब होता है। हेलो हाँ, अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है खराब होता है। अब जो अल्कोहल होता है इसके बारे में याद रखना कि जो अल्कोहल होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है मेथिल अल्कोहल, एक होता है एथिल अल्कोहल। और दोनों किसका उदाहरण है, द्रव का, किसका उदाहरण है, द्रव का उदाहरण, ठीक है। तो द्रव का, अब गैस का उदाहरण बताओ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका आप जवाब देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, चलो लिखो ना, उदाहरण लिखे हो,
आप लोग भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, अनम्यूट हो जाइए। आप तो करो ना, और लिखोगे। अनम्यूट होकर उदाहरण का जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। द्रव हेलो, गैस में हाँ कौन कौन सा ये सब उदाहरण आएगा? ठीक है। लकड़ी किसका उदाहरण है? ठोस का। ठोस का। ठीक है, लकड़ी किसका उदाहरण होगा? ठोस का। ठोस इसके का। बाद कीबोर्ड, एल्कोहल, ठोस का। एल्कोहल, द्रव का। द्रव, द्रव। पानी, द्रव, द्रव। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस। और अमोनिया, गैस। द्रव होता है वो, द्रव होता है। अमोनिया किसमें आता है? द्रव। ठीक है। द्रव। धोने का सोडा, सोडा किसमें होता है? ठोस में होता है। वाह, होता है कि नहीं होता है? होता है। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको। ठीक है। और चूना ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस का। बहुत बढ़िया। तो ये है ठोस। उदाहरण पूछते हैं डायरेक्ट ना, याद रखना अपन को उदाहरण। ठीक है, ठोस लोग गैस समझ में आ गया। और गैस में और जिसका कौन पार्ट, कौन सा उदाहरण होगा? तो गैस का उदाहरण क्या क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। पता है नाइट्रस ऑक्साइड किसे बोलते हैं? नहीं पता? हंसाने लाफिंग वाली गैस। गैस, लाफिंग गैस। जी, मेडिकल में भी मिल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते तो हैं। सूत्र क्या होता उसमें है? क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। ठीक है। एक होता है क्लोरोफॉर्म, ये भी गैस है। उसको बेहोश सुंघाने से होने बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोश वाला गैस कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। भाई तुम लोग से यूज मत करना ना, है? तेरे को शक है मेरे को प्रकाश? तो देखता कि यूज करना भाई, है? यूज करते थोड़ी है। ज्यादा बात नहीं हो गया, बात की कहाँ से? मम्मी पापा कह रहे रिजल्ट आ जाए बेहोश मत कर रहे। मुझसे जहाँ तो करार के सुपरस्टार हो। कैसे भाई प्रकाश जी? पचरी के सुपरस्टार हैं। चला अगला। अगला, अरे यार वहां ना आएगा, रिकॉर्डिंग हो गई है हमारे। प्रकाश तेरे फेमस हो जाए आज यार। चलो अगला। आकाश, अगला हम देखते क्लोरोफॉर्म क्या होगा? हंसाने वाली गैस नहीं, बेहोश करने वाली गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा वो हंसाना। याद रखेंगे इस चीज को। इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये सब गैस के उदाहरण हो गए। याद हो गया है? ठोस के उदाहरण, गैस के उदाहरण। ठोस जिसका आकार निश्चित, जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन में। जिसका आकार निश्चित हो या और जिसका आयतन निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस। ठोस में किस प्रकार की गति होती है? कंपनी गति। ठोस में कौन सी गति होती है? काल्पनिक गति। कौन सी गति? काल्पनिक गति। जो कंपनी द्रव होता है, द्रव में किस प्रकार की गतियां होती है? काल्पनिक, स्थानांतरित। उड़न और स्थानांतरित। ये तीन गतियां होती है ना, याद रखना है अपन को। द्रव के बारे में बात करें तो द्रव में एक होता है जल। जल को क्या बोलते हैं? जीवनदायी। उदाहरण है ना, जल एक उदाहरण है द्रव का। और अच्छा उदाहरण ऑयल, तेल जो होते हैं। ये बताओ यदि मैं ऑयल को वाटर के ऊपर डालूं तो कौन ऊपर रहेगा? पानी ऊपर रहेगा, तेल ऊपर रहेगा? क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि जल का घनत्व तेल से कम होता है। तो जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। याद रखना ना ये भी बात। ठीक है, याद रखना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पानी होता है उसका कलर जो है गोल क्यों होता है? वर्षा की बूंदों का जो शेप है वो गोल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों होता है? हेलो, क्यों हो जाता है? क्या?
वर्षा की बूंदों का जो आकार है वो गोल क्यों हो जाता है? प्रश्न बहुत पूछता है ये। ऊपर से गिरने के कारण, घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या दाब के कारण? किसी कारण गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। याद रखना ना, ये पृष्ठ तनाव बहुत अच्छा होता है। जितने भी पानी होते हैं ना उसके ऊपर में, ऊपर सरफेस में पृष्ठ तनाव होता है। इसी कारण जो मच्छर के लार्वा होते हैं ना वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और अब क्या करते हो, जब घर में मच्छर को मारना होता है क्या करते हो? मिट्टी का तेल डालते हो। सुनो, जितने भी पानी होते हैं ना, पानी आपके घर में साफ पानी होगा, वहां पे आप क्या करोगे, मिट्टी का तेल डालोगे। मिट्टी का तेल डालते ही क्या होता है, ऊपर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा गिर जाती है नीचे और बुड़बुड़ा के मर जाती है। मच्छर के अंडे जो है बुड़बुड़ा के खत्म। ठीक है। मलेरिया क्या होता है? मच्छर काटने से होता है, पता होगा। किस मच्छर काटने से? मादा। मादा पूरा नाम क्या है? पूरा बताओ बताओ। किस मच्छर के काटने के कारण मलेरिया होता है? मादा एनाफिलीज। और किस मच्छर काटने के कारण डेंगू होता है? एंडीज मच्छर। किस मच्छर? तो याद हो जाएगा। क्या मादा एनाफिलीज के कारण क्या होता है? मलेरिया। और एंडीज के कारण क्या होता है? डेंगू। है ना? डेंगू हो गया। तो ये अब याद रखना, छोटी छोटी बातें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नहीं हो भाई यार। दूसरा बात क्या है कि आप बताएंगे, नमक और पानी का विलयन क्या कहलाएगा? किस टाइप का विलयन? समांगी। समांगी विलयन। कौन सा विलयन भाई? आप बता। शक्कर और पानी, अगर पानी में बहुत ज्यादा शक्कर मिलाया जाए तो किस प्रकार का विलयन मिलेगा? उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। क्या बोलेंगे उसे? अति संतृप्त। अति संतृप्त। एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बताओ भाई सर, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, किसका विलयन है? किस विलयन का उदाहरण है? असंतृप्त। अभी तो और पूछ सकता है ना उसमें, वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है रसायन में। रसायन के पितामह कौन है? लेवोजिया। कौन है? हाँ, लेवोजिया। कौन है? लेवोजिया। ठीक है, सुनाई थोड़ी देर है तुम लोगों को? सुन रहे हैं ना, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तुम लोग नहीं सुनाई दे रहा है ना? अच्छा है, मस्त दिया है बिल्कुल भी। हाँ बढ़िया। चलो आओ ग्रुप वाले आओ। चलो बच्चों आओ वापस, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ पूछ। किसने पूछूं? देख देख के पूछ, बता हैं। चटूरी बनकर। अगला है, धातु किसे कहेंगे? पदार्थ हो। धातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम कहते हैं धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है उसे उपधातु कहते हैं। तो धातु क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो उदाहरण क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। और धातु के उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर में। ये आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। सीधा रहा तू, आ इधर, आ तू, शाबाश। तेरा सामने खड़े हो, ग्रुप में सब बच्चों को बताना। तू जरा खड़े होना था। चल बता, चल पूरा एलिमेंट के बारे में बता। हाँ, हाइड्रोजन से शुरू कर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, आराम से बोल। चल बोल। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, फ्लोरीन, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नेस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मालिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, पैलेडियम, लेंथेनियम, हाफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। 50 ताली एक बार और। क्या बात है ना। ये कौन से तत्व? 118 तत्व। हमने बोला था 118 तत्व किसमें भागित है? धातु, अधातु, उपधातु। धातु और उपधातु। पता है उपधातु से क्या बनता है? चिप। मोबाइल का चिप नहीं होता है, जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। जैसे भी चिप वगैरह बनते हैं ना, वो पेन धातु से, ड्राइव। जैसे जर्मेनियम, पेन ड्राइव वगैरह के जो चिप होते हैं ना, अंदर लगे होते हैं छोटे छोटे, ऐसे आपको सिलिकॉन दिख रहा है, जर्मेनियम दिख रहा है, इसी से बनते हैं। इन्हीं अर्धचालकों से मिलकर बनता है। जिससे मिलकर बनता है अर्धचालक। सुचालक किसे कहेंगे? जिसमें से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सके। क्या हो सके? जिसमें से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सके। जैसे लोहा हो सके। लोहा होता है, ऐसा यहाँ पे सामने में रखो, धीरे धीरे गर्म होने लगे तो पीछे का भाग। लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, कार्बन नहीं होता है। जितने भी अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो सुचालक। याद हो जाएगा ये भी, एकदम अच्छे से याद रखना सब बातों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु, अणु, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी में पूरा का पूरा। फिर आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, ऑक्सीकरण नंबर। कल हमारा क्लास होगा इस पे। ठीक बाबू, कल तुम्हारा 12:30 बजे आना, करेक्ट 12 बजे, 11:30 12 बजे आना। ठीक है भाई, 12 बजे ही आना है जल्दी, खाना वाना खा के। तो ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से पढ़े हो बेटा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिए। कल हम इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मैया की जय हो।